हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे। हमने कल एक महाभारत चलाई थी ईवीएस की, उसके अंदर हमने पर्यावरण को पढ़ा था। आज पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत जितने सारे सवाल बनते हैं सभी सवाल को देखेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। ये भी पूरा टॉपिक वाइज है, ठीक है, पूरा टॉपिक वाइज है। और इसमें से पेपर में आपको देखने को 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर है कि पर्यावरण शिक्षण का अर्थ। इसके बारे में देखना है कि पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणा है इसको देखना है, उसके क्षेत्र को देखना है, और क्या पर्यावरणीय जो शिक्षा होती है उसको देखना है, अधिगम के सिद्धांत देखना है, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान जो होता है इसके अंदर आता है उसको देखना है। और ऐसे करके सारे जो जो इसमें टॉपिक हैं उस सबको देखेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था थॉमसन ने। थॉमसन एक मनोवैज्ञानिक, इसने कहा था। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण के दौरान बाद में नोटबुक में यह लिखती है कि सभी पौधे की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, ठीक है, परंतु उनका जो कार्य होता है एक एक ही जैसा होता है। तो ये गतिविधि, इस गतिविधि से प्रीति में किस कौशल का विकास होगा? तो वह जो कौशल का विकास होता है वो वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करने में उसका विकास होता है। कहने का मतलब जो प्रीति होती है वो वस्तुओं की तुलना कर लेगी और उसमें क्या कर लेगी, उन दोनों को अलग अलग करके वर्गीकरण कर लेगी, वस्तुओं की तुलना। इसका विकास होगा प्रीति के अंदर। आगे देखते हैं। देखिए, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संघमित्रा ने शिक्षार्थी को बताया कि अब भारत में भी महिलाएं वायुसेना में पायलट बन सकती हैं। तो इस संदेश के द्वारा वह शिक्षार्थी को क्या बताना चाहती है? जो शिक्षिका है वो बताना चाहती है बालकों को कि लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है। कहने का मतलब जो महिलाएं और पुरुषों में जो जो होता है ना समानता, लैंगिक रूढ़िवादिता, उसको खत्म करना चाहती है कि सिर्फ आदमी ही नहीं हवाई जहाज चला उड़ा सकते हैं, उसको औरतें भी उड़ा सकती हैं, ठीक है। इसको उन्होंने बताया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालन हैं। इससे किससे संबंधित है? शिक्षार्थियों में भौतिकी परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता को क्या करता है? उसी का संबंध संवेदनशीलता का विकास करता है, ठीक है। ये जो आपका कथन है। आगे देखते हैं। कल्पना परक बनने या पूर्वानुमान लगाने से शिक्षार्थी क्या होंगे? तो वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाना। जो जो शिक्षार्थी होते हैं उनके अंदर यदि कल्पना आती है या पूर्वानुमान लगाते हैं तो वह विद्यार्थी अपने आप चिंतन करने के लिए योग्य हो जाते हैं, वो सभी बातों को समझते हैं, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा जो होता है आपका, ये एक सीखने की प्रक्रिया का प्रभावशाली कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खोजने की प्रक्रियाएं या वास्तविक प्रक्रियाएं क्रियाएं क्या होती हैं? तो ये बच्चों में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करती हैं। कहने का मतलब जो खोज होता है उसके अंतर्गत जो बालक होते हैं उनके अंदर यह जिज्ञासा होती है कि वह अपनी क्रियाओं द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा किसी भी कौशल को क्या करते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। जीव तथा उनके वातावरण के आसानी संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वो उस विज्ञान को कहते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन। जो जीवों के अंदर वातावरण का जो संबंध अध्ययन कराता है उसे कहते हैं पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। संरचना के आधार पर प्राकृतिक व पर्यावरण को विभाजित किया जाता है कितने भागों में? इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग भूस्थल का विस्तार है? तो 29% भाग पर क्या है, भूस्थल है, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का जो हिस्सा अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओजोन मंडल, ठीक है। देखिए, जिस विद्वान ने मनोवैज्ञानिक पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था वो उनका नाम क्या है? तो वह कल्ट लेविन है। ये कल्ट लेविन जो है यह मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने पर्यावरण के विशेष महत्व को अपना महत्व दिया था मनोवैज्ञानिक के तौर पर। देखिए, आगे बढ़ते हैं। वर्षा की जो बूंदें होती हैं किसके कारण नीचे गिरती हैं? तो गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती हैं। अधिकतर सूक्ष्मजीव इस वातावरण में प्रजनन क्रिया अधिक करते हैं। किस वातावरण में करते हैं? जहाँ पे नमी होती है और आर्द्र वातावरण होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा करते हैं क्या, प्रजनन, ठीक है। देखिए, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु उपागम श्रेष्ठ क्या है? तो ये एक ऐसा उपागम उसे कहते हैं क्या, एकीकृत उपागम। इसके अंतर्गत सभी छात्रों को एक साथ अध्ययन
कराया जाता है। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय में पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह विज्ञान शिक्षण का कैसा अंग है? तो आपका एकीकृत उपागम है, एकीकृत उपागम है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती है। किस किस पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती है? तो वो होती है जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, यह रसायन शास्त्र होता है। इन दोनों में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं मिलती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। विकास का प्रतीक माना जाता है किसको? तो औद्योगिक संयंत्र को। औद्योगिक संयंत्र का विकास जो होता है आपका, इसको माना जाता है विकास का प्रतीक। पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती है किससे? तो बांध निर्माण से पहुंचती है, सड़क निर्माण से पहुंचती है और खनन कार्य से पहुंचती है, ठीक है। इन सबसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। आगे देखिए, प्रथम पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। देखिए, संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1972 से मनाया जाना शुरू हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन जब शुरू था तभी से। देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। कब? तो यह बनाया गया था आपका 1974 में। FWP का संबंध किससे है? तो यह जो संबंध है जनसंख्या नियंत्रण से है। पर्यावरण एवं विकास आयोजन की स्थापना की गई थी कब? 1984 में की गई थी। ये सब इंपोर्टेंट सवाल हैं। प्रत्येक जैविक घटक की खाद्यान्न आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती है। यह पर्यावरण द्वारा संभव होती है। किसके द्वारा होती है? संभव पर्यावरण द्वारा। पर्यावरण शिक्षा से लाभ कौन कौन सा लाभ होता है? देखिए, पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय, ये सारे के सारे पर्यावरण शिक्षा से लाभ होते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन है क्या? ये प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण, इन दोनों के मध्य होने वाली जो आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन होता है उसे कहते हैं क्या? पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है क्या? आपका क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय ये है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न सहायक सामग्री क्रियाओं के बारे में आपकी राय क्या है? यही राय कि इनसे बच्चों के सामाजिक सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। इस जो सहायक सामग्रियाँ होती हैं उससे बच्चों में क्या होता है? गुण होते हैं, इसकी गुण विकसित होता है और इनमें बच्चों में क्या अनेक प्रकार की सहभागिताओं का विकसित होता है, मतलब सब चीज़ डेवलप होता है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो उस क्षेत्र को भौगोलिक के सार्वजनिक निकट होते हैं। जितने कहने का मतलब कि जो भूगोल के सबसे निकट होते हैं ये सब पर्यावरण के अध्ययन के क्षेत्र होते हैं। देखिए, कोठारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कब? सिफारिश की थी पर्यावरण शिक्षा के को औपचारिक धारा से जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा था कि जो पर्यावरण की शिक्षा औपचारिक शिक्षा है इसको जोड़ा जाए पर्यावरण की शिक्षा से। देखिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आंदोलन छेड़ा था किसने? तो ये महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपना आंदोलन शुरू किया था बेसिक शिक्षा के लिए। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। क्या है? विस्तृत, फैला हुआ है। पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे? जो बच्चे होते हैं उनको बताएंगे कि छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे, कि मतलब बच्चे सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे तो अपना अच्छे तरीके से पर्यावरण के प्रति शिक्षण ग्रहण करें। देखिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं विकास आयोजन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य, तो उसका उद्देश्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण की सुरक्षा एवं विकास करना, ठीक है। इसका उद्देश्य था। पर्यावरणीय मित्र माना जाता है किसको? जैविक खाद को। जो जैविक खाद होती है इसे कहते हैं पर्यावरण का मित्र। देखिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में निर्मित की गई वस्तुकला द आउटलुक टावर की स्थापना की थी किसने? तो पैट्रिक जेडिस ने की थी। पैट्रिक जेडिस ने की थी। पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं क्या क्या? तो प्रदूषण आता है, भोजन, पोषण, ये सब आता है उसके अंतर्गत। प्राकृतिक संरक्षण के से संबंधित कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? तो अतिचारण, ये जो होता है कार्य नहीं होता है। अतिचारण का कार्य करना, ठीक है। अतिचारण यह नहीं होता है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? ये सामाजिक चेतना, ये इसका कारण नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्यावरण संबंधित विकास का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है ये नियोजन विकास से होता है, नियोजन विकास से। पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो भाईचारा और बंधुत्व ये सब नहीं शामिल है। आगे देखते हैं, घरेलू उत्पादों पर अंकित इको मार्क का संबंध है क्या? पर्यावरण अनुकूलन से। कहने का मतलब जो घरेलू जो सामान मिलते हैं, उत्पाद होता है, उस पे जो मार्का लगा होता है, उसका संबंध होता है किससे? पर्यावरण अनुकूलन से। देखिए, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर्यावरणीय कार्यक्रमों में विशेष भूमिका नहीं निभाती है? तो डब्ल्यूएचओ। ये डब्ल्यूएचओ पर्यावरण के अंतर्गत भूमिका नहीं निभाती है, ये तो स्वास्थ्य के लिए भूमिका निभाती है। ठीक है। देखिए, अधिगम के विशेषताओं में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? अधिगम का स्वरूप केवल व्यक्तिगत होता है, यही शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था बुरवर्थ ने कहा था। जब बालक विचार एवं धारणाएं बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो वे अधिक से अधिक अधिगम को क्या करते हैं? उस अधिगम को कहते हैं विचारात्मक अधिगम। कहने का मतलब, जब बालक होते हैं, बालक के अंदर जो सोच डेवलप होती है, तो वो अनेक प्रकार की अवधारणाएं बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब यह है, तो होता है विचारात्मक अधिगम। वो अपने विचारों को से सीखते हैं। ठीक है। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के नियमों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? उसके नियम में शामिल ये नहीं है कि कर्तव्यनिष्ठ का सिद्धांत, ये शामिल नहीं है। कर्तव्यनिष्ठ का सिद्धांत शामिल नहीं होता है। देखिए, परिस्थितियों में उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है किससे? तो निरंतर अभ्यास करने से। यदि यदि कोई बालक या बच्चा हो, यदि वो निरंतर अभ्यास करता है तो उसके उद्दीपक अनुक्रिया में क्या हो जाएगा? वो विकास मजबूत हो जाएगा, उसका जो संबंध है वो मजबूत हो जाएगा। किसी प्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का आधार होती है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था स्किनर ने। क्या कहा था? कि जो प्रेरणा होती है इससे उत्पन्न होती है, जो क्रियाशील होती है, ये सीखने का आधार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अस्थायी ज्ञान का संबंधित है किससे? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम के उद्देश्य का निर्माण और उसकी पहचान सहित कार्यों का विश्लेषण, ये जो होता है, ये नियोजन का सिद्धांत के अंतर्गत होता है। ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी के नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास एवं आंतरिक बल प्रदान करने से संबंधित अधिगम का सिद्धांत है क्या? तो वो जो सिद्धांत होता है वो अभिप्रेरणात्मक का सिद्धांत होता है। ठीक है। अधिगम का आधार आवश्यकता की पूर्ति करता है। कौन सी आवश्यकताओं की? ये जो आवश्यकता होती है आपकी प्रबलन का सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है, इसकी आपूर्ति करता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अधिगम को अस्थायी एवं सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण होता है क्या? तो जो महत्वपूर्ण होता है आवृत्ति का सिद्धांत, ये होता है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। स्वयं करके सीखना किसके सिद्धांत का मूल उद्देश्य है? तो आपका क्रियाशीलता के सिद्धांत का मूल उद्देश्य होता है करके सीखना। आगे बढ़ते हैं। कहानियों, कविताओं एवं पहेलियों को एक प्रासंगिक हिस्सा माना जाता है। यह रुचि के सिद्धांत को बढ़ाता है। क्या करता है? रुचि के सिद्धांत को बढ़ाता है। अधिगम का सफलता का एक प्रमुख मुख्य आधार माना जाता है किसको? लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा को मानते हैं क्या? अधिगम का एक सफल मुख्य आधार। बालकों की अधिगम तीव्रता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस तीव्रता पर? प्रेरणा। यदि कोई प्रेरणा की तीव्रता होती है, इस पर बालक का तीव्र प्रभाव पड़ता है। अधिगम के नियम से संबंधित है क्या? अभ्यास का नियम। जो अभ्यास का नियम होता है, ये अधिगम के नियम से संबंधित होता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अधिगम से संबंधित प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हले ने कहा था। यहाँ पे ठीक है, ये हले ने एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था। त्रुटियां अभ्यास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थर्नडाइक ने किया था। देखिए, आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है क्या? वायु प्रदूषण तत्वों, वातावरण तथा जलवायु की गहन समझ, ये यदि जिसमें है तो वह वायु प्रदूषण के बारे में बता सकता है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? तो अच्छी नौकरी प्राप्त करना, यह आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए सीखने के प्रति। देखिए, आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी अधिगम के लिए तभी उत्तम होता है जब विद्यार्थी को क्रियाशील बनाया जाए। जब कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे को हम उनको छोड़ दें, खुद वो करके सीखें। यदि वो क्रियाशील कर ले रहे हैं तो विद्यार्थी अधिगम के लिए क्या हो जाएगा? वो अपने आप सीखने में सफल हो जाएंगे। सीखना व्यापार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन गिलफोर्ड ने कहा था। आकर्षक व्यक्ति के व्यक्तित्व में हमें सतत और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह कथन किसका है? यह कथन क्या है? तो ये आत्मचेतना एवं सामाजिकता को बताता है। ये जो व्यक्ति होते हैं, आकर्षक व्यक्ति हमें सतत अपने जीवन का पथ पर चलने के लिए बढ़ाते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं।
किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वसन पर सबसे ज़्यादा बल दिया था? तो वैज्ञानिक है स्किनर। मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयुक्त सिद्धांत माना जाता है कौन सा? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो होता है सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है जो मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं उनके ऊपर। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किस पे? तो बिल्ली पे किया था। भूगोल का सामाजिक विज्ञान के साथ साथ कैसा संबंध है? ये आपका विशेष अंग है तो पर्यावरण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है किस विषय का? तो पर्यावरणीय भूगोल। भूगोल में ये जो होती है विषय इस पर अध्ययन किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है क्या? पौष्टिक भोजन, प्रदूषित प्रदूषण रहित जल और स्वच्छ वायु। इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है स्वस्थ मनुष्य के लिए। किस बीमारी का प्रभाव हमारे शहरों या महानगरों में सबसे अधिक देखा जाता है? तो सांसों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जलवायु संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन भूगोल की इस शाखा के तहत किया जाता है। कौन सी शाखा होती है? तो जलवायु विज्ञान शाखा होती है, इसके अंदर किया जाता है। आगे देखते हैं जैव ईंधन एवं अन्य ऊर्जा संसाधनों को पर्यावरण विषय में शामिल करने का मुख्य कारण क्या होता है? तो संरक्षण हेतु। यही कारण होता है, इसकी वजह से इसको हम ईंधन के रूप में लेते हैं। देखिए, विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है प्राथमिक स्तर पर। जब लड़का छोटा है, ये 1 to 5 एक से लेकर 5वीं तक के जो बालक होते हैं उनको जो विज्ञान होता है उसको पर्यावरण के ऊपर पढ़ाया जाता है। गैंड बैंक और डॉलर बैंक विश्व विख्यात है कहाँ पे? मत्स्य उत्पादन में, मतलब मछली पालन में। ये आपका जो होता है गैंड बैंक और डॉलर बैंक ये सबसे ज़्यादा विख्यात है, प्रसिद्ध है। खनन कार्य हेतु प्रसिद्ध है क्या? छोटा नागपुर का क्षेत्र जो होता है सबसे ज़्यादा खनन कार्य के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, समाज पर्यावरण द्वारा स्थितिबद्ध होता है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था टिमोलिंस ने कहा था। विश्व का विशाल मानव समूह क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो होता है ये विश्व का विशाल मानव समूह क्षेत्र है। मलेशिया द्वीप समूह में किस प्रजाति के लोग निवास करते हैं? तो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के लोग निवास करते हैं मलेशिया महाद्वीप में। देखिए, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में जिस विषय का संबंध सबसे अधिक होता है वो कौन है? भूगोल। इस विषय का संबंध सबसे ज़्यादा होता है। छात्रों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। ये क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलाव, ये होता है। इसकी वजह से छात्रों में विज्ञान के विषय में समझ पैदा होती है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर और ऊंचा करने का तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन करता है? तो अनुच्छेद 47, अनुच्छेद जो 47 होता है ये सबको बताता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षण उद्देश्य में से एक है क्या? सांस्कृतिक जानकारी देना, ये आपका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए। विज्ञान का प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अवयवी सिद्धांत पर आधारित होता है, जो जो विज्ञान का दृष्टिकोण होता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय के में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप से होता है? तो जलवायु संबंधित जो जितने प्रकरण होते हैं सभी के सभी शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए, जिन विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। जितने सारे विषय होते हैं हमारे परिवेश, हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किससे सम्मिलित कर सकते हैं? तो ये रसायन विज्ञान को हम सम्मिलित कर सकते हैं सभी घटनाओं को जानने के लिए। वह देश जो अम्लीय वर्षा से ज़्यादा प्रभावित होता है कौन सा देश है? नॉर्वे। पर्वतीय क्षेत्र में निर्वनीकरण के कारण ये घटनाएं नियमित होती हैं। कौन सी घटनाएं? तो मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण और भू संकलन की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्यावरणीय अध्ययन में गणित इस प्रकार भूमिका निभाता है कि कौन सी? देखो, घटनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने में और आंकड़ों को प्रस्तुत करने में ये दोनों भूमिका निभाता है गणित पर्यावरण के क्षेत्र में। आगे देखते हैं। देखिए, कृत्रिम वर्षा के माध्यम से व्यापक खेती की जाती है कौन सी होती है? तो चीन में। चीन में लोग व्यापक खेती करते हैं वर्षा होती है तब। पर्यावरण विषय का संबंध विज्ञान से किन शाखाओं से संबंधित माना जाता है? तो कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के संबंध में माना जाता है। जी टेलर ने मानव प्रजातियों को विभाजित किया था कितने भागों में? तो 5 भागों में विभाजित किया था जी टेलर ने।
मानवों की शारीरिक बनावट तथा मानसिक क्षमताओं का निर्धारण करता है कौन? तो पर्यावरणीय प्रभाव तथा आनुवंशिक प्रभाव। ये 2 प्रभाव होते हैं जो बताते हैं कि पर्यावरण में जो मानव होते हैं उनकी बनावट या उनकी मानसिक क्षमता कैसी होती है। देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की मूल संकल्पना का हिस्सा नहीं है, क्या नहीं है? तो जनसंख्या का संक्रमण ये हिस्सा है, उसका नहीं होता है। वो विधि जो विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है वो कौन सी होती है? तो दत्त कार्य विधि। ये जो होती है विद्यार्थियों में क्या करती है? अभिप्रेरक या मोटिवेशन का काम करती है। वह राज्य जिसमें एकजुट प्रणाली से शिक्षा प्रदान की जाती है, महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई थी, वो कौन सा राज्य है? तो हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य में महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी। वह विधि जिसके द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है वो कौन सी विधि है? तो विधि संश्लेषण विधि है। इसके अंदर अज्ञात, देखो ज्ञात से अज्ञात मतलब पहले बच्चा जानता है कि यह क्या है, क है, इसके बाद जाता है कहाँ पे? बड़ी चीज पे जो कोई ज्ञात नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। किस विधि में सर्वप्रथम छात्रों को नियम बताया जाता है और उसके बाद उदाहरण दिया जाता है? तो निगमन विधि में। कहने का मतलब कि निगमन विधि वो विधि होती है सबसे पहले इसमें हम छात्रों को क्या करेंगे? सबसे पहले नियम बताएंगे, मतलब सूत्र बताएंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे? तब वो एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे। ठीक है, ये विधि होती है निगमन विधि। बालकों को जितना संभव हो बताया न जाए बल्कि उन्हें खोजने के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाए। यह कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था स्पेंसर ने। अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्मस्ट्रांग ने किया था ह्यूरिस्टिक विधि का। बालकों का भ्रमण द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में थे कौन? रूसो। रूसो ऐसे 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 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बालकों को सबसे ज्यादा भ्रमण कराओ, उससे भ्रमण करके बच्चे सीखते हैं। शिक्षण प्रणाली में खोज विधि को शामिल करने वाले यूरोपीय शिक्षा शास्त्री कौन थे? तो हेनरी कुक थे। सबसे पहले इन्होंने शिक्षा प्रणाली में खेल विधि को लाया था। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितने मिनट की होती है? तो 36 मिनट की होती है। टोली शिक्षण विधि का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो प्रभावी एवं सतर्क अनुदेशन अनुसूचित सुनिश्चित करना, यह होता है आपका टोली शिक्षण। कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि गृह कार्य देना आवश्यक नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। इसकी वजह से वो मना करते हैं। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है कहाँ पे? कौन करता है? तो बालकों को सीखने सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, खेल विधि का प्रयोग करते हैं। शिक्षक स्वयं बहुत बड़ी उद्घोतन सामग्री होती है। इस कथन का सर्वाधिक की समर्थता है कौन से? क्योंकि शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं, इसकी वजह से इसको स्वयं बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं। आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए विविध विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का? तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि आप विद्यालय में अकेले पढ़ा रहे हैं तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रसून शब्द में अर्थोद्योतन के शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि रही कौन सी? तो वस्तु प्रदर्शन विधि सबसे अच्छी उपयुक्त मानी जाएगी। एक विज्ञान क्लब में शामिल नहीं किया जा सकता है किसको? रोम ऑफ क्लब को शामिल नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए किस उद्देश्य का से संबंधित नहीं होता है? किस उद्देश्य? वो जो उद्देश्य आपका विज्ञान के आधारभूत प्रयासों, प्रयत्नों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, यह सिद्धांत नहीं होना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु उसको किस कौशल के रूप में नहीं जानते हैं? तो निर्धारण कौशल के रूप में उसको नहीं जानते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सिखाने के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? जो उसकी अध्यापिका है, अपना माहिका, वो क्या करना चाहती है? उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उड़ने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। ईवीएस समीक्षण का अर्थ में प्रयुक्त होता है क्या? इन्वायरमेंट स्टडीज। इसको आप क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। इसका ये अर्थ होता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है क्या? शिक्षक कक्षा कक्ष में खड़े अनुशासन को सूचित करें। कहने का मतलब ये प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक कार्य करता है
शिक्षण का, उसका उद्देश्य नहीं होता कि आप किसी शिक्षक काम कर रहे हैं कक्षा कक्ष में, तो आप किसी भी चीज़ को कड़े अनुशासन में सूचित करें। आपको कड़ा सा जो होता है इसको इसका यूज़ नहीं करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? वो उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई की एक प्रमुख उद्देश्य होता है क्या? कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी की विद्यालय से बाहर के जीवन के संबंध में क्या कर संबंधित करने में सहायता करना। ठीक है, ये होना चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तक पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को शामिल करके विकसित किया गया। एक ऐसा ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सफलता साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ये जो होते हैं शिक्षक होते हैं, ये बालकों को क्या करेंगे? साकल्यवादी ढंग से देखेंगे, बनाएंगे। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य सही नहीं है? तो उद्देश्य इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, नहीं याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही को सही नहीं है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक स्तर और स्थान दिया गया था, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, ये सही है। कहीं भी आपको दीजिए अवसर शब्द, तो आप तुरंत उसको सही करेंगे, क्योंकि अवसर शब्द निगेटिव नहीं होता है। कक्षा में एक शिक्षार्थी एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है कि जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई संकल्पनाएं के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो उसके पास में निहित उद्देश्य कौन सा उद्देश्य को बढ़ावा देना चाहिए। जो उद्देश्य होता है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ यह डालना, यह उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। किसी को बोझ नहीं डालना है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है क्या? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। यह आपका सही हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे दुनिया में के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं कैसे? ये कथन किसने दिया था? तो पियाजे ने दिया था कि बच्चे जो होते हैं अपने जो अपने परिवेश के से बाहर जब जाएंगे तो दुनिया के बारे में अपनी समझ को रखेंगे। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है क्या? पौधों का अवलोकन करना सबसे उपयोगी होता है। बच्चों ने प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों को कौन सा कौशल का विकास होता है? तो संप्रेषणात्मक कौशल का विकास होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। कैसा महत्व देना चाहिए? और जो महत्व है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलने का महत्व देना चाहिए। ज्ञान और निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? तो अनुभव की आवश्यकता होती है। अवधारणा बनाना, अन्वेषण विधियाँ, सत्यापन, ये सब क्या होता है? आवश्यक होती है। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए किसका प्रयास सर्वोत्तम होता है? तो बच्चों के स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, इसका विकास उच्च होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये आपका दूसरा चैप्टर है, इसको देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या है? पर्यावरण शिक्षण, नीति, गतिविधियाँ एवं प्रयोगात्मक कार्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसके अंदर ये सब टॉपिक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सारे सवाल मिलेंगे आपको। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किस विषयों से जुड़ी अवधारणाओं एवं मुद्दों को पढ़ाया जाता है? विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है। ये तीन विषय को जोड़ के पढ़ाते हैं पर्यावरण में। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय कौन सी विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, सिवाय यह शिक्षार्थियों को ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका न दे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में असत्य है क्या? यह परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करे। इस अवधारणाओं को असत्य माना है, किसी की व्याख्या नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितने भागों में या कितनी थीमों में बांटा है? जो थीम होती है आपकी 6 थीमों में बांटा है। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को जो किन थीमों में बांटा है, उनमें एक थीम में ऐतिहासिक इमारतों में डिजाइन, धातुओं
के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है, वह थीम कौन सी है? वो थीम किसके अंतर्गत आती है? तो यात्रा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है, जिसके अनुसार जिससे उनका अधिगम सक्रिय और सार्थक होता है। तो वह जो होता है वह क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं उनका हस्तपरक कार्य होता है। उनमें उनमें अनेक अनेक प्रकार की अनुभव अनुभव शैलियाँ शामिल होती हैं जब बच्चे कोई क्रियाशील काम करेंगे उसमें। देखिए आगे देखते हैं। कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक सचिन दास अधिगम को सार्थक बनाने हेतु भिन्न भिन्न पद्धतियाँ, क्रियाकलापों और विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है। ऐसा करके वह किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो वैश्विक विभिन्नताओं का सिद्धांत पर क्या करता है? अनुकरण करता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम को प्रभावित और सफल बनाने के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्र में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो जो अंश से पूर्ण की ओर इसका प्रयोग नहीं चाहिए। मतलब क्या कहने का मतलब कि अंश से तब पूर्ण की ओर जाओ, ये नहीं चाहिए, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका भूमि मेहता ग्रहों उपग्रहों के विषय में पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को तारों, सूर्य, चंद्रमा के विषय में पढ़ाती है। यह शिक्षण सूत्र का प्रयोग करती है। किस शिक्षण सूत्र का? तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये सही है, इस सूत्र का प्रयोग करती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधियां कराने से शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है। एनसीए 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु क्या नहीं होती है? तो सर्वमंडलीय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 to 5 की बात हो रही है। देखिए आगे बढ़ते हैं। किस शिक्षण विधि में विद्यार्थियों में योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने हेतु आदि कौशलों का विकास होता है? तो प्रोजेक्ट से होता है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि से। कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक नवीन कौशलों और अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक असमानताओं, सामाजिक कुरीतियां, प्रदूषण आदि विषय पर पढ़ाना चाहता है। किस विधि से सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? कौन सी विषय विधि? तो ये सहयोगात्मक अध्ययन विधि सबसे ज़्यादा इसमें उपयुक्त होगी, आप सही मानी जाएगी। भ्रमण विधि की विशेषताएं क्या होती हैं? यह कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है और तथा यह विधि शिक्षार्थी को प्रकृति के प्रति काफ़ी आकर्षित करती है। यह विधि भ्रमण की विशेषता होती है। प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये आपका प्रश्नोत्तर विधि होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। किस विधि द्वारा शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? तो निगमन विधि। ये जो होती है पहले क्या करती है? सूत्र को, ये पहले सूत्र देती है, फिर इसके बाद उदाहरण देती है। ठीक है, तो इसको पूछा है कि यह रटने पर जोर देती है, ये निगमन विधि है। शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार करना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली शिक्षण अधिगम के लिए अनिवार्य है। क्या है यह कथन? किसने दिया था? तो एलिस क्रो का यह कथन है। पर्यावरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों को जरायुज और अंडायुज जानवरों के विषय में समानता और असमानता लिखने को कहा गया है। यह प्रश्न क्या है? तो मूल्यांकन वाला प्रश्न है, बालकों को मूल्यांकन कर रहा है। देखिए, शैक्षिक भ्रमण के संभावित स्थल का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? तो कक्षा आपका शैक्षिक भ्रमण का हिस्सा नहीं है। क्यों? देखो, स्कूलों को सार्वभौमिकरण के लिए अनिवार्य माना जाता है। किसको? तो बागवानी को अनिवार्य माना जाता है। उच्च ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना नहीं माना जाता है। क्या? प्रेरणात्मक जो होता है, प्रेरणात्मकों को नहीं मानते हैं। सेमिनार अनुदेश कोष केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अधिगमकर्ता की होती है। विचार विमर्श करना, इस सिद्धांत का आधारित होता है किस पे? ये लोकतांत्रिक सिद्धांत पे आधारित होता है। क्या? विचार और विमर्श करना। परियोजना के निर्माण में किसकी भूमिका मार्गदर्शक, सहयोगी तथा दोस्त के समान होती है? तो शिक्षक की होती है। आगे देखिए, योजना एक सकारात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह स्टीवेंसन ने कहा था कि योजना एक सकारात्मक कार्य है। वह दार्शनिक जिसने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाकलाप का विचार प्रस्तुत किया था, वो कौन है? रूसो। परियोजना विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किलपैट्री को कहते हैं परियोजना विधि के जन्मदाता। पर्यावरण विषय की शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में
महत्वपूर्ण योगदान किसका आता है? प्रयोगात्मक कार्य का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। इस विधि में अध्यापक प्रस्तुति का विश्लेषण तथा एसोसिएशन के आदर्श रूप छात्रों के समकक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह क्या है? ये आपका ये निर्देशन है। ठीक है, आगे देखिए। अर्जित अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है क्या? आवृत्ति का सिद्धांत। यह आपका अर्जित ज्ञान है। विद्यालय में यदि बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप क्या करेंगे? तो भाषण के लिए कहाँ से सामग्री लें, इसका मार्गदर्शन करेंगे बच्चों को। आजकल पाठ्य पुस्तक जो सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य रूप स्थान दिया जा रहा है, एक विद्यार्थी के रूप में आप क्या करेंगे? यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करती है। किसके प्रति? श्रम के प्रति। इसका ये आगे देखते हैं। वाद विवाद कौन सी समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है? तो जिनका केवल एक सटीक उत्तर होता है, इसके लिए क्या होती है? वाद विवाद होती है। स्कूल बागवानी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं क्या? भूमि की उत्पादकता के बारे में, पौधों के अनुकूल जलवायु के बारे में और पौधों की संरचना के बारे में। इन सब के बारे में बच्चे सीखते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष में साधन सुविधा, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। वो होती क्या है? परिवीक्षित अध्ययन विधि इसके अंतर्गत कराई जाती है। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी में शोध कार्य के में संबंधित क्षमताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। किस पाठ का चुनाव करेगा? और कक्षा विज्ञान की। तो जो विद्यार्थी में दैनिक जीवन के संबंधित समस्या को और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, उसका चुनाव करेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों में पाठ्य विषय वस्तु वाद विवाद होने का परिणाम होगा क्या? पाठ्यक्रम पूरी नहीं होगा। इसलिए जब हम वाद विवाद शुरू कर देंगे तो कक्षा में जो पाठ्यक्रम होता है, विषय वस्तु होती है, वो पूरी समाप्त नहीं होगी। पाठ्यक्रम संबंधित अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण क्या है? तो जो कारण होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, यह वह कारण होता है। रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मॉनिटरिंग दोनों तत्व शामिल होते हैं। कथन किसने कहा था? तो ये सेल्डर का कथन है कि जब बच्चा रचनात्मक मूल्यांकन करता है तो उसमें फीडबैक देना जरूरी होता है और मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। मूल्यांकन प्रतिक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। क्या नहीं? तो शैक्षणिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन, ये सब शामिल नहीं होना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है क्या? रूपात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं इसको। इसका अन्य नाम है। जब कोई बच्चा अपनी असफलता का कारण ढूंढता है तो जिस मूल्यांकन का सहारा लेता है वो कौन सा मूल्यांकन होता है? तो निदानात्मक मूल्यांकन होता है, जिसमें निदान होता है। आकलन का एक विशिष्ट संकेत माना जाता है किसको? तो प्रयोग को। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे की उपलब्धि दर्शाया जाना चाहिए क्या? शैक्षणिक ज्ञान का, व्यवहारिक कुशलता का, ये दोनों का दर्शाना चाहिए। अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? तो यह भी सतत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। मूल्यांकनकर्ता और छात्र के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने का जरिया क्या होता है? तो आपका साक्षात्कार होता है। व्यापक और सतत मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण नहीं। क्या नहीं? सतत मूल्यांकन अध्यापक को प्रभावित करने का कार्य का नीतियों को आयोजित करने में विशेष सहायक नहीं होती है। ठीक है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह शिक्षार्थी की औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। यह कथन किसका है? तो एम्फी मुता जो मुफात है, इनका यह कहना है। दैनंदिनी परख की आवश्यकता है क्या? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए ये आपका शुरू किया गया था। दैनंदिनी वह अभिलेखन जो शिक्षार्थी की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है। कौन सी है? तो संचयी अभिलेख। इससे आप निदान कर सकते हैं। देखिए एक शिक्षण यूनिट के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है क्या? विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति से अवगत कराना। एक शिक्षक की यह भूमिका होनी चाहिए। प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अवलोकन और यथार्थता की कार्यकुशलता की जांच करना यह होता है। ठीक है, मूल्यांकन सहायक है क्या? संचयी अभिलेखन तैयार करने में और अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति में, शिक्षक के व्यवहार में सुधार के लिए, ये सबके लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है। ठीक है, सहायक होता है। शिक्षा में मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है क्या? छात्रों का सतत मूल्यांकन, ये आपका उठाता है मानदंड को।
शैक्षिक मापन मूल्यांकन की केंद्रीय प्रवृत्ति को किस माप का प्रयोग किया जाता है? तो मध्य, माध्यम का, माध्यिका का, बहुलक का। इन तीनों माप का प्रयोग करते हैं शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के केंद्र में। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम क्या है? तो भोजन। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने में समर्थ है। यह तर्क सबसे सशक्त है क्या? यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को शामिल कर देखो सिखाने सीखने में कहानी एवं एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनाने को शैक्षणिक कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए सबसे कम उपयोग होता है? कौन सा? तो कहानी प्रबंधन में सहायता करती है, सबसे कम करती है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषय वस्तु प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? विज्ञान के द्वारा, सामाजिक विज्ञान के द्वारा और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के द्वारा प्रयोग की जाती है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को के संदर्भ में सिवाय किसके निम्नलिखित में से सभी में वांछनीय अभ्यास है? तो वास्तविक अवलोकन के साथ साथ पाठ्यपुस्तक की जो श्रेष्ठता होती है इसके लिए स्वीकार करने किया जाता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। महेश कक्षा 4 का शिक्षक है। वे बीज संरक्षण की अवधारणाएं में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाता है। किस गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त? कौन सी गतिविधि? तो ये गतिविधि होती है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को क्या करे? अभिप्रेत करे। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रगति समर्थन नहीं करती। कौन सी? तो बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। एक नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए के रूप में पढ़ाने में सबसे पहले अध्यापक का आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो शिक्षार्थियों को एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल या विवरण तैयार करना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण हो सकता है क्या? शिक्षार्थियों को चिंतन समिति सीमित किया जा सकता है। ठीक है। इसी वजह से उसको नहीं करना चाहिए। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो यह परिभाषाओं और अमूर्त चिंतन की विशेषता नहीं होनी चाहिए। अवधारणा व्याख्या सहित जो व्याख्या ये नहीं होनी चाहिए और ध्यान केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसकी अवधारणा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसी 2005 किसे प्रस्तावित नहीं करती है? किसको? तो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये तकनीक को यह शामिल नहीं करती है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए किस पहलू पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए? तो विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना है। इस पे महत्वपूर्ण पहलू पे इसका योगदान होना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसी 2005 के अनुसार 1 से लेकर 2 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं करती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? तो संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना चाहिए। उनको किताब नहीं तो उनको अधिगम परिवेश प्रदान करो। देखिए, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? तो अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों के एक प्रोजेक्ट प्रेरणा दें। ठीक है। इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यह पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण का प्रदान, उसको अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन
यात्रा के लिए किए जा सकने वाले अवलोकन यात्रा को समर्थन बनाने के लिए आप किस योजना को सम्मिलित करेंगे? एक प्रधानाध्यापक है, वो कहता है आपसे, तो आप कौन सी योजना का प्रयोग करेंगे? तो योजना होती है आपके क्रियाकलापों की एक अस्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसके विद्यार्थियों को के साथ यात्रा करने से पूर्व साझा करना चाहिए। कहने का मतलब जो बच्चे होते हैं उनके साथ पहले आप उनको उसके बारे में जहाँ जाओगे उसके बारे में बता दो। आजकल अपनी कक्षा 5 की में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाप्रक प्रश्न पूछती है, तो इसके द्वारा इस प्रश्न का करने का उद्देश्य किसको सुधारना सुधार करना है, तो चिंतन कौशल को क्या करते हैं, सुधार करने के लिए कहती है। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थी की अधिकम अधिकतम भागीदारी के लिए कौन से शिक्षण अधिकम प्रभावशाली होंगी? तो जो शिक्षण होती है आपकी शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, ये गतिविधि आपको सबसे अच्छी होगी। ठीक है, इसका आप उपयोग करेंगे। जीव विज्ञान जीव जंतुओं में पर आधारित पाठ को पढ़ाने के लिए के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन कराती है। यह किसमें शिक्षार्थी की मदद करती है? तो कक्ष अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। इसके लिए वो भ्रमण पर ले जाती है। देखिए, सार्वजनिक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिप्पणी बॉक्स में खोलें और उनके तत्वों का अवलोकन करने उनके उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा 5 के शिक्षार्थी में जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो गहन जांचपरक और कल्पनात्मक प्रश्न पूछें। ये आपका तरीका होना चाहिए। 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थियों के कल्पनात्मक और चिंतन पर कौशलों का विकास करना होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं यदि बिजली न रहे तो। देखिए, कक्षा 5 के शिक्षार्थी को यदि यह सप्ताह हो जाए 8 पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है और उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो उनमें प्रकरण को पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, इसकी वजह से बालक नहीं समझ पाए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। तो नीचे दिए गए अधिगम कौशल में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों की विषय वस्तु दी जानी चाहिए, जिसकी जानकारी और विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। इसका प्रयोग करना चाहिए अध्यापक को। देखिए आगे चलते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी की पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय एक प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाकलापों में से सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा हो सकता है? तो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना चाहिए उसे। ठीक है, ये सही है आपका। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई और इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है क्या? अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। कैसी? अपने पास पड़ोस को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तकों को कविता और कहानियाँ सम्मिलित करने का कारण क्या होता है? तो विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ कराते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संदर्भित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस प्रक्रियात्मक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये जो क्रिया होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिगम की
प्राकृतिक में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। ठीक है, इसके उसने क्या कि उस कक्षा में रोल प्ले की। देखिए, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए अधिकम प्रभावशाली अनुभव होगा। कैसा? तो विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में से एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, तो जिसका उद्देश्य होता है क्या? प्रत्येक हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। इसी चीज को उसने शामिल किया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। जहाँ मुझे अवसर ये सब सही होता है, इसका प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सक्रिय रूप से अनुभव करें और समझें चीज को। पर्यावरण देखो, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निचों पर और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। किस अधिगम अनुभव पर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें अधिक प्रभाव, उसका प्रभाव कैसा होगा? तो शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने में और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना बनाएगी। ठीक है, उसको ऐसा करना होगा। राष्ट्रीय पाठशाला की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कैसा होना चाहिए? कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऐसा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों की पाठ्य आवश्यकता के अनुरूप नहीं होना चाहिए। क्या? उससे कम दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञात एवं कौशलों से लैस करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी चीज़ को लैस नहीं करेंगे, ये गलत शब्द है, निगेटिव है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविता और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? तो नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये चीज़ शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। कैसा? पाठ्यचर्या की विशेषताओं में क्या आवश्यक होना चाहिए जो पूरा नहीं करती है? तो ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, किसी चीज़ पर बल नहीं देना, यही नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, कक्षा 4 के शिक्षार्थी को हवा सब जगह प्रकरण पढ़ाते समय किस गतिविधि को करने की योजना बनानी चाहिए? तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की गतिविधि का बनानी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कथन का प्रयोग करना सहायक करता है। किसको? तो स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता को क्या बढ़ाने में सहयोग करती है। ऐसा होना चाहिए। देखिए, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत याद कर लेती है, जबकि लीना, चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ का समझती है। और फिर यह किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो व्यक्तिक विभिन्नताओं की ओर क्या संकेत करता है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को कौन से उपलब्ध कराना चाहिए? तो कौन से उपलब्ध? तो प्रकरणों के अंतर्निर्मित उपकरणों का उपलब्ध करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या विशिष्ट प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए? शिक्षकों को क्या विशिष्ट प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। किसके अलावा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ होती हैं? तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने की विधियाँ होनी चाहिए। देखिए, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजन किया गया है। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था कि आपके विचार से उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कौन सा उद्देश्य? तो शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करना चाहिए। जहाँ पे कहीं देखिए सृजनात्मक, ये आपका सवाल सही होता है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत संज्ञानात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखता है? तो अपसय चिंतन के द्वारा सीखता है। सहिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल
रखती है, जैसे समूह चर्चा आदि, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के विकास का आयाम अनुभव कराती है। किस विकास का? तो सामाजिक गति के रूप में सीखने का विकास का अनुभव कराती है। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 का समीर अक्सर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। उससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? तो अनियमितता के कारण पता करना कि समीर को परामर्श देना, इस पे वो निर्भर करता है। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह-तरह के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करता है। यह शिक्षण पद्धति सबसे उचित कौन सी होती है? तो प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यर्थी के दिए गए सभी प्रश्नों को लिखवाना यह प्रकरण सबसे उचित होता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला की परिकल्पना को पढ़ाने के में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावशाली होगी। कौन सी? तो जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, यह उपयुक्त होगी। भारत में समृद्ध वनस्पतिक जात और प्रजाति प्राणी जगत के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्मरण रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह किस में विद्यार्थियों की सहायता करता है? तो कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में ये सहायक करता है। देखिए, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावशाली तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री जैसे भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। ये संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए सही तरीका क्या है? तो डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, फिर बाद में उनका संपादन करना, ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर ब्लूप्रिंट। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो आप बच्चों को कौन सी गतिविधि करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? उन्हें हम चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री को ले जाने से रोकेंगे, यह गतिविधि करने के लिए नहीं कहेंगे। देखिए, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है कि बीज बोने, अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यह आपका उचित हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। कौन सा? तो विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने की और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में सतत प्रयोग और निर्देशन एक किए जा सकते हैं। कैसे? तो बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों का प्रमाण तो पैना करने के लिए बनाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपका सरल प्रयोग। खुद बच्चों को देना चाहिए, अपना खुद वो करके सीखेंगे। ठीक है, ऐसा आपको बनाना पड़ेगा माहौल, परिवेश। देखिए, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण के लिए योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं यह कहेगी, तो उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए, ऐसा करना चाहिए विद्यालय के। ठीक है, विद्यालय को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने के उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य है? तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें आनंद उठाने से रोकना, यह आपको नहीं करना चाहिए। कहीं भी आपको आनंद शब्द दिख जाएगा तो आपको उस चीज़ को नहीं करना है, और भ्रमित शब्द दिख जाए तो नकारात्मक शब्द होते हैं, वो कभी सही उत्तर नहीं माने जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों का कथन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास होता है, ऐसा होना चाहिए। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, ऐसा जो छात्रों के प्रति प्रत्यक्ष अनुभव हो।
अनुकूल वातावरण उत्पन्न कराएं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है किस पे? तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। कौन सी विधि? खेल विधि। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में एक किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है। तो क्योंकि विद्यार्थियों का अनुभव, ज्ञान, रचना का आधार क्या है, उसको वह परखने की कोशिश कर रहा है। अवलोकन, प्रयोग, किस विज्ञान की 3 विधियां हैं? कौन सी विज्ञान की 3 विधियां हैं? तो निगमन की 3 विधियां हैं। पर्यावरण जागरूकता का द्वार सृजन किया जा सकता है किसका? तो क्षेत्रीय भ्रमण का सृजन किया जा सकता है। किससे? जागरूकता से। एक अच्छे शिक्षा परीक्षण की विशेषता नहीं क्या? उत्तीर्ण कराना। क्या करना? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी प्रभावशाली है युक्ति? तो कहानी विधि सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। कहानी विधि। देखिए, अभिप्रेत शिक्षण का संकेत होता है कैसा? तो बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना होता है अभिप्रेत। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कैसे होती है? तो बच्चों के सीखने के प्रति रुचि और विकास कहीं चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका कैसा होता है? कौन सा होगा? तो बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए और उनका चित्र बनाने के लिए गतिविधि का बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना चाहिए। ऐसी विधि होनी चाहिए। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से कौन सी विधि कार्य नहीं करेंगे? तो उन्हें सही उत्तर सही अच्छी तरह से समझा देंगे, यह काम नहीं करेंगे, उन्हें बच्चे के ऊपर छोड़ देंगे, वो खुद करके सीखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों के में खोज के संबंध में दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक चुनाव करेगा किसका है? तो ऐसी पाठ्यपुस्तकों का जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याएं हो, ऐसा प्रयोग करेगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सीखने के तरीके जब सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? तो जेन पियाजे और एल.एन. वाइगोस्की। ये दोनों ऐसे हैं सबसे पहले बच्चों के सीखने के तरीके उन पे जो होते थे अध्ययन, उन्होंने बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या अध्ययन किया था? वाइगोस्की और पियाजे। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसको देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री। कौन कौन सहायक सामग्रियाँ होती है? दिस सामग्री नहीं जैसे ग्राम, ये ग्राम दिस सामग्री नहीं है। प्रदर्शन की सहायता से शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव की प्राप्ति होती है। इससे उनके कौन सा विकास होता है? तो बुद्धि, निरीक्षण शक्ति तथा क्षमता का विकास होता है प्रदर्शन की सहायता से। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? तो पृथ्वी के वास्तविक रूप से और आकार समझने के रूप में के लिए किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 के विद्यार्थी को उद्यान भ्रमण पर ले जाया गया और इस भ्रमण का उद्देश्य होना चाहिए कैसा? उद्यान में मौजूद वस्तुओं, फूलों, पौधों आदि का अवलोकन करें और एवं आपस में चर्चा करें, ऐसा होना चाहिए जो बच्चे होते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, मॉडल, ग्राफ आदि का प्रयोग करता है। यह शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? तो दृश्य है, इसे सिर्फ देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को आगरा का ताजमहल दिखाने के लिए ले गई। इस भ्रमण हेतु उसका उद्देश्य कैसा होगा? तो ताजमहल की अन्य ऐतिहासिक इमारतों से तुलना करने के लिए क्षमता का विकास करना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कंपेयर करेगी वो। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रेलवे समय सारणी टाइम टेबल को बताने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिक रूप से समझना, ऐसा होना चाहिए बच्चों के प्रति। मानचित्र से बच्चे में स्थान, दूरी तथा दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता विकसित होती है और मानचित्र की कला समझने में बच्चों को सर्वप्रथम किस बात पर ज्ञान करना चाहिए? तो दिशा के ऊपर सबसे पहले बच्चों का ज्ञान देना चाहिए। वह कारण जिससे श्यामपट्ट को शिक्षण कार्य हेतु प्रयुक्त सहायक सामग्री बनाया जाता है और पाठ के स्तर पर इसका प्रयोग संभव है। ठीक है, ऐसा है।
आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में दृश्य श्रव्य सामग्री को माना जाता है क्या? पारंपरिक शिक्षण। पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापक युक्ति है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है कौन? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सब आता है सुनने में काम आता है। दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत कौन आता है? तो चित्र, मॉडल, मानचित्र, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड और स्टैम्प बोर्ड, ये सब आते हैं दृश्य में। आगे देखते हैं दृश्य और श्रव्य में कौन कौन सी सहायक सामग्री आती है? तो टेलीविजन, दूरदर्शन, चलचित्र, ये सब आते हैं आपके। इसमें आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जादुई लालटेन क्या है? तो एक दृश्य सहायक सामग्री है। क्या है? दृश्य सिर्फ देख सकते हैं। वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसके द्वारा छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बल प्राप्त होता है, कौन सा होता है? कंप्यूटर। वो शिक्षण सहायक सामग्री जिसकी सहायता से बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में काफी मदद मिलती है, कौन सी होती है? भ्रमण विधि। वह सहायक सामग्री जिसे प्रदर्शन के लिए उपयुक्त सामग्री माना जाता है। यह इस इतिहास को शिक्षण को जीवित बनाती है, तो चित्र होती है। दूरदर्शन को अगर आकाशवाणी से अलग किया गया था कब? तो 1976 में इसको आकाशवाणी से अलग किया गया था। आधुनिक समय में देहरादून दूरदर्शन की शैक्षिक कार्यक्रमों में से पढ़ने हेतु पर्याप्त समय निकालने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो छात्रों को दूरदर्शन के मनोरंजन कार्यक्रमों को देखने हेतु क्या हतोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षण सूत्रों, सिद्धांतों, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों, साधनों का ज्ञान किसके अंतर्गत होना चाहिए? अनिवार्य है कि पाठ्य योजना निर्माण के अंतर्गत होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख हेतु क्या है? तो विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, ऐसा होना चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में एक छात्र घर पर बैठकर विश्व में होने वाली सभी घटनाओं, शैक्षिक आयोजनाओं एवं प्रतियोगिताओं की जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह क्या? प्रतिदिन इंटरनेट का उपयोग करता है, इसकी वजह से वो सारी जानकारी को रखता है। कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति का कंप्यूटर मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं क्या? शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण है। जो शिक्षक होते हैं उसे कहते हैं क्या? ये महत्वपूर्ण उपकरण होता है। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ किया गया था कब? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 15 अगस्त 1959 को शुरू किया गया था दूरदर्शन। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जैसे कई विषयों के शिक्षण में प्रयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो मानचित्र होती है सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री। शाब्दिक के बदलने से ही रेडियो का व्यापक अर्थों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा माध्यम के रूप में प्रयोग होता रहता है। वो कथन क्या है? यह कथन किसने दिया था? आर.जी. रेंडल ने दिया था। आर.जी. रेंडल ने दिया था। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए किसके उपकरणों का सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो समाचार पत्र के उपकरणों को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्या? तो शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अनेक अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं को सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, ऐसा उनको कहना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मानचित्र चित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में से कौन से कौशल का विकास होता है? तो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध का जानकारी का विकास होता है। 4 भावी शिक्षकों में से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। तो प्रत्येक ने कौन से मुख्य रूप से केंद्रित किया था? तो विद्यार्थियों की यात्रा में उपयोग किया गया विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, ऐसा होना चाहिए यात्रा में। देखिए हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। इसके अंतर्गत क्या क्या है? देखिए
पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन एवं पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं। इसको देखेंगे। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के किस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है? प्रश्नोत्तर विधि से अपना इसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 की शिक्षिका माधुरी अपने शिक्षार्थियों को निरंतर दत्त कार्य देती है। दत्त कार्य से वह बच्चे के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन करना चाहती है। क्या करना चाहती है? वृद्धि विकास का आकलन करना चाहती है। इसके विषय देती दत्त कार्य। क्विज और प्रतियोगिताओं के बारे में के द्वारा क्या है, तो बच्चों के ज्ञान, सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन करने में उसको इसकी सहयोग होता है क्विज का। प्राथमिक स्तर पर भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए, क्योंकि ये विचारों की अभिव्यक्ति देने और परिवेश के अवलोकन करने के लिए जरूरी होते हैं। इसकी वजह से एनसीए 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु की सिफारिश नहीं करता, परंतु शिक्षार्थियों के मूल्यांकन की बात करता है। तो इस मूल्यांकन के विषय में आपका क्या सत्य नहीं है? तो मूल्यांकन औपचारिक होना चाहिए, ये गलत है। मूल्यांकन अनौपचारिक भी होता है, ये भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ईशान ने गधे के आधार पर चीजों का देखिए, ईशान ने गंध के आधार पर चीजों को अब अलग करना सीख लिया है, और इस कथन के द्वारा आकलन होता होगा कैसा, तो वर्गीकरण कराना। मतलब जो ईशान होता है वो गंध के आधार से चीजों को अलग अलग कर लेता है, तो वो वर्गीकरण करता है। ठीक है, देखिए न्याय और समानता के प्रति सरोकार को दर्शाता है क्या, तो बची हुई भोजन को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा दर्शाता है न्याय और सरोकार भी। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? पुनर्वन और सुधार के लिए बच्चों को की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में अभिभावकों से चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये करना चाहिए, एक योग्य शिक्षक को करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण कार्य में एक शिक्षक का इस प्रकार की भूमिका निभाता है क्या, तो अभिभावक की, दार्शनिक की और निर्देशन, ये तीनों तरह की भूमिका कौन निभाता है? शिक्षक निभाता है, जब बालक को पढ़ाता है उस समय। एक अध्यापक को कक्षा में हमेशा सदाचारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे अध्यापक की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अच्छा, पर्यावरणीय शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करने हेतु जो सब तरीका सामान्य होगा उसको करना चाहिए। कौन तरीका है? तो विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना, इसको अब अध्यापक को करना चाहिए। देखिए, छात्रों की विकास सीमा निर्धारित करने हेतु जो तरीका उपयुक्त होता है वो कौन सा होता है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो तरीका होता है सबसे उपयुक्त होता है, इसका प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षण संबंधित कार्यों को सुगम संबंध हेतु बनाना अनिवार्य है क्या, तो शैक्षणिक भ्रमण को प्रोत्साहित करना ये आपका अनिवार्य होता है। वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा की सबसे गंभीर समस्या क्या आती है? तो स्कूल छोड़ने की समस्या जो होती है सबसे गंभीर समस्या होती है। अगर कोई छात्र असफल हो जाता है तो वह कारक जो जिम्मेदार है इसको माना जाता है, तो ये शिक्षक का अभाव को माना जाता है, जो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है, तो संसाधनों की प्रचुरता इसको यही नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी और किन राज्यों से शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी केरल राज्य से, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1986 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के माध्यम की समस्या के निवारण के लिए सुझाव दिया था। सुझाव सही है, कौन सा? तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, इसका सुझाव दिया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए समाज क्या नहीं करता? तो पारस्परिक ज्ञान की अवहेलना नहीं करता। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा में छात्रों का अधिक होना और दोषपूर्ण शिक्षण से प्रशिक्षण प्रणाली इसका प्रमुख कारण होता है समस्या का। देखिए, आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपको संतोष प्राप्ति नहीं होती तब तक। शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी तरह से किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है? दूसरे होते हैं अपव्यय की समस्या होती है, इसकी वजह से वो छोड़ देता है।
पर्यावरण शिक्षा समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक होता है क्या? पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक की ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकते हैं। इसके वजह से शिक्षक को उसकी समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। देखिए आगे चलते हैं। एक अध्यापक जिसकी शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई हो, वो है क्या? छात्रों की व्यवहार संबंधित समस्याओं को अध्ययन करना ही ये आपकी शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त होता है क्या? ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी त्रुटियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। प्रयोग करने संबंधित संकेत का अवलोकन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो हस्तपरक गतिविधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि अपने पत्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दो। यह फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं पोर्टफोलियो। देखिए प्राथमिक स्तर की अध्यापक जलाभाव के विषय में अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? देखिए वह इस तरह आंकेगी कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। इस तरीके से एक अध्यापिका जल भाव के बारे में बच्चे से आंकेगी। देखिए आगे कहा गया, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में संकेतक उपयुक्त नहीं है क्या? तो स्मरण रखना, किसी चीज को याद करना है, संकेतक नकारात्मक बताता है, यही नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है क्या? जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना, यह नहीं होना चाहिए। ईवीएस में किसी अच्छे क्रियाकार को मुख्यतः किसके केंद्रित होना चाहिए? तो वास्तविक अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना के अनुकूल होना चाहिए। देखिए ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? तो शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन का कौन सा आकलन को शामिल नहीं करता है? किसको? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते समय परिणाम हो सकता है क्या? तो उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा का परिणाम हो सकता है। डिसलेक्सिया मुख्यतः किसी समस्या के साथ संबंधित होती है, तो पढ़ने से होती है डिसलेक्सिया। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है? कौन सा? तो पोर्टफोलियो। कौन सा? पोर्टफोलियो। देखिए एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब वह बच्चा प्रदर्शित करता है क्या? आक्रामक व्यवहार, तो वो समझेगी बच्चा कैसा है। देखिए आगे देखते हैं। अभिभावक शिक्षक अंतर क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पुनर्बन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, यह एक अभिभावक और शिक्षक की अंतर क्रिया के उपयोग में आता है। आगे देखेंगे। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए व्यूह रचना सबसे प्रभावशाली हुई। कौन सी? तो उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दत्त कार्य के संबंध में सही है क्या? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचार का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए क्या? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों को और अभिभावकों के साथ बांटना ऐसा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर सतत व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है क्या?
तो निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है। ऐसा सतत विकास मूल्यांकन आवश्यक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी ही कौन सी होती है? तो निदानात्मक मूल्यांकन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक होती है सतत और व्यापक मूल्यांकन का आकलन करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये हमारा शिक्षण का मैराथन था। ठीक है, ये आपका मैराथन खत्म हुआ और